गुड मॉर्निंग। वी सपोज टू स्टार्ट एट 10 o'clock। हमें 10 बजे शुरू करना था, ऑलरेडी लेट हो गए, करीब पौने 2 घंटा लेट हो गए। तो आज पौने 2 घंटा लेट छोड़ूंगा, करीब 8 बजे। नहीं, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके, राइट? ओके, मेरा नाम विशाल भाटिया है। माय नेम इज़ विशाल। मैं बेसिकली फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, जो कि दिल्ली के साथ में एक एनसीआर छोटा सा सिटी है, राइट? आपने सुना होगा, ठीक है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप फरीदाबाद में ही है मेरा। जिस घर में पैदा हुआ था उसी घर में रहता हूँ। वाइफ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटिया है, एक बेटा है, राइट? हम 4 बंदों की एक न्यूक्लियर फैमिली है। क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो आई एम एम इन साइकोलॉजी। मैंने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है। और इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री में आज हम बैठे हैं, जिसकी ट्रेनिंग आप लोग लेंगे अगले 2 दिन तक, या जिसके बारे में हम आगे अब बात करने चलेंगे, राइट? तो मैं पिछले 5.5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। प्रायर टू दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से पहले मैं जॉब में था, जिसमें मैंने 2003 के अंदर अपना लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा था विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और 2009-10 में उसको एंड अप किया था, ठीक है? ये छोटा सा करियर है। शुरू से ही ट्रेनिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये 3 सेगमेंट मेरे रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग मेरा मेजर रहा है, राइट? सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हम शुरू करने जो जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग अपने जितने भी मोबाइल हैं आपके पास, वो वाइब्रेशन है साइलेंट मोड पे लगा दें। रीजन बीइंग पुलिस और फायर ब्रिगेड आ सकती है, बाहर से आ रही है। वही लाइटें जली ना, वही लाइटें जली। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं सबका। अपना नाम बताना, अपना काम बताना, अपना दाम मत बताना, ठीक है? प्लीज सर। ध्यानचंद सरकार, भुवनेश्वर से। अच्छा, आप भी भुवनेश्वर से? हाँ। ओके ओके। तो क्या करते हैं? बेसिकली मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओके। आप अपना खेती बाड़ी करते हैं या उससे रिलेटेड कुछ? उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को मैं मार्केट करते हैं, ठीक है? जो उनका जो भी लगता है चीज़ें, ठीक है सर। मेरा नाम चंद्रकांत सरकार है। मैं राउरकेला तो वेस्ट बंगाल में है? नो, अच्छा, वो भी उड़ीसा में। दैट स्टील सिटी ना, वो हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है। है। तो आप आप कैसे? कैसे? मैं इंजीनियर हूँ, ओके। मैं जॉब में हूँ। आप अभी करंटली जॉब में ही है? किस टाइप के इंजीनियर? मैकेनिकल या मैकेनिकल ही है? ठीक मैं पावर प्लांट में हूँ। ओके। बेसिकली मेरा बहुत बहुत साल हो गया जॉब, एंड या आई एम पार्ट टाइम आई डू सम वर्क। अच्छा, दैट इज माय कैसे पैशन, लाइक किस टाइप के बिजनेस है? या लाइक 4 लाख रिसर्च आएगी वर्किंग में। हाँ, ये जो भी है कभी Yeah, आई yeah, है, yes. ठीक। सो खुशी का बात है, ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा बहुत जानते पेन चलेगा तो भैया? फुल इंडियन टाइम। अरे ग्रेट। So it's a good thing that ये हमारा बहुत क्लोज एसोसिएट है। अच्छा, ठीक है। So he actually informed me your colleague. हाँ, So anytime I get a chance to know something good thing, New thing, I am interested to learn. राइट। That's all. मैं इसलिए आया हूँ कि आपसे सुनूं, जानूं नया चीज। There are many things you know I do not know. There are many things I know you do not know. Why do we share each other? Ignorant best. एग्जैक्टली, Right? बट अगले 2 दिन मैं शेयर करूँगा। हाँ जरूर, मैं इसलिए आया हूँ। आज आप मुझे सुनने आए Fine. I am मैं very उड़ीसा much- आऊँगा तब मैं आपको सुनूंगा। प्लीज। Yeah, I'm Pallavi Nasiya. By qualification, I have an international CFA and financial risk management. But as Uncle also said, like your passion, you should find that. So currently, I'm involved in graphic designing, which caters to your all kind of designing needs for your like scrapbooks, tags, invites, cards, etc. Then why did you done your CFA? It's not like why did I do that time. That Chartered was my financial. call. Yeah. That it's ये you Bengal topper never नहीं है। answer this question like why did I do this? At that point of time, maybe that was my focus and vision. But because of my family, you can say or whatever. Environment. Yeah. Basically. यही बातें people- करेंगे अगले 2 दिन। Yeah. यही बातें People करेंगे। don't allow basically a girl child to go and do a job outside, like Calcutta. They don't have that confidence. अभी currently you are working somewhere? No. No. अच्छा, ठीक है। सर के बारे में सब जानते हैं, ठीक है सर, प्लीज। वासुदेव व्यास, कलकत्ता में रहता हूँ, बेहाला एरिया में, साउथ कलकत्ता। और इस क्वालिफिकेशन बीकॉम LLB CS इंटर। और यहाँ पर ये हर्बल मेडिसिन का काम संदीप जी के साथ करता हूँ। अशोक जी हमारे बचपन के मित्र हैं, नरसरिया जी।
ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग नहीं रहेगा, यू नो हिंदी ना? या ठीक है, आता है ना? हाँ बोल के बताओ। आते हैं, बहुत अच्छे से आते फिर ठीक है, हैं। सबको हिंदी आता है। मारवाड़ी नहीं आते पर हिंदी तो आती है। मारवाड़ी नहीं आता। हाँ। हिंदी सबको आ जाती है, यहाँ जितने हैं सब हिंदी में आराम से समझ सकते हैं। ये ट्रेनिंग नहीं रहेगी, अगले 2 दिन तक हम सिर्फ एक जनरल डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे? अपनी ही जिंदगी के बारे में। जैसे सर ने जैसे कहा कि लाइफ के बारे में, राइट? तो हम भी अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं चाहूंगा आप लोगों से भी पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि आपके माइंड में कोई भी उस दौरान क्वेश्चन आता है थ्योरी को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, प्लीज बेहिचक आप बोलेंगे, ठीक है? और मुझे मजा आएगा कि मैं आपके आंसर करूं, ठीक है ना? राइट? अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, कल कौन नहीं आएगा? सब आएंगे ना? वो कल मतलब जो आज पढ़ेंगे वही रिलेटेड कल रिलेशन रहता है दोनों का, मेन बात। कंटिन्यूटी। और कल कोई नया आएगा? नहीं, हाँ, फिर ठीक है। कल कोई नया आए भी सही तो उसको अलाउड नहीं है। रीजन नहीं, आज नहीं समझेंगे तो कल नहीं समझेंगे। दोनों का रिलेशन, क्योंकि कल जो खत्म होगा वो आज से खत्म होगा, वो आप कल शाम को जानेंगे, ठीक है? राइट? ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं है। वी आर इनटू द कंसेप्ट सेलिंग। हम कंसेप्ट को सेल करते हैं, कंसेप्ट को बताते हैं, उसका नॉलेज देते हैं, राइट? और किसी भी कंसेप्ट सेलिंग के अंदर कुछ चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? जिसमें सबसे पहला आता है हाउ यू प्रेजेंट द थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कैसे प्रेजेंट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, राइट, और प्रोडक्ट या कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं भी है तो आराम से बिकेगा। और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, कंसेप्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, वो सेल नहीं हो, वो सेल नहीं हो। दूसरी चीज आती है आपका नॉलेज लेवल। अपने ही कंसेप्ट के ऊपर या आपके कंपटीशन में आपका नॉलेज लेवल कितना है, मेन थिंग इज, ठीक है? ये 2 चीजें अगर हम पूरी कर लें, राइट, तो हम बहुत आसानी से कुछ भी सेल मार्केट में कर सकते हैं। इधर इट कुड बी अ प्रोडक्ट और इधर इट कुड बी अ कंसेप्ट, बट स्पेशली द कंसेप्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम दिखा के भी कर सकते हैं और ये कुछ दिखता नहीं है, ये सिर्फ हवा में है, बातों में है, पेपर्स में है, जिसका इफेक्ट हमारा साइकोलॉजिकल लाइफ में पड़ता है। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री साइकोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक सीरीज है। क्या सीरीज है? बताने का सीरीज है। हम किसी भी नए इंसान को जब ये बताएंगे तो एक सीरीज के थ्रू बताएंगे, राइट? तो हम सबसे पहले लिखते हैं F&F। सबसे पहले लिखेंगे F&F। F&F मींस फैक्ट्स एंड फिगर्स। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट जब हम शेयर करते हैं तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने बहुत जरूरी है, ठीक है? F&F, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेकेंड नंबर पे आता है थ्योरी एंड बेनिफिट्स। हम क्या करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है, राइट? थर्ड नंबर पे आता है टूल्स, हाउ वी डू, हम कैसे करते हैं, करते क्या है और उसके बाद कैसे करते हैं, टूल्स। और लास्ट आता है, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, जो सबके अंदर आता है, दैट इज क्लोज द क्लाइंट। पैसा बताया, दाम बताया और उसको क्लोज किया। इस सीरीज से हम बताएंगे, राइट? और आज का दिन, कल का दिन हम यही सीरीज पढ़ेंगे, उसी में थ्योरी है, उसी में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है? ओके, डन, बेटर। अच्छा, किस किस को यहाँ पे लगता है कि उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन किया है लाइफ में वो बिल्कुल राइट किया है, एग्जैक्टली राइट, कि मेरे को यही करना था लाइफ में? मेरे को क्या किया है सर आपने? मैं मार्केटिंग में हूँ और मेरे को मार्केटिंग में काफी इंटरेस्ट है। नहीं, मैं क्वालिफिकेशन एजुकेशन की बात कर एजुकेशन तो बीकॉम में। बीकॉम किया आपने, ठीक है? मतलब 12th आपने कॉमर्स में लिया और उसके बाद आपने बीकॉम ग्रेजुएशन किया, ठीक है? माइट भी ऐसा भी कह सकते हैं कि उस समय ट्रेंड ही वही था, ट्रेंड नहीं 100 में है, 90 वही। हाँ सब ये ट्रेंड ही था। ये ट्रेंड नहीं है, ये हमारे पास लिमिटेशंस है।
इट इज नॉट अ ट्रेंड, इट इज अ लिमिटेशन। ट्रेंड इज अगेन अ लिमिटेशन सर। जो आउट ऑफ ट्रेंड काम करता है वो लिमिटेशन ब्रेक करता है। ये हम लोगों को सबको एक लिमिटेशन दिया हुआ है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट लिमिटेशन। चलो तो इस फिर मेरे को ऐसा पूछना चाहिए, किस किस को लगता है कि उन्होंने जो क्वालिफिकेशन किया वो ठीक नहीं किया, कुछ और करते तो मजा आता? मैं हाथ उठाता हूँ सबसे पहले। आपने तो दोनों में ही नहीं हाथ उठाया। हाँ, क्योंकि मेरा दोनों में ही एप्लीकेशन है ना, जो मैंने किया वो भी एप्लीकेशन है, जो नहीं किया वो सीख के 6 महीने में उसमें भी एप्लीकेशन है। राइट, बट दोनों में से आप क्या कर रहे हैं प्रोफेशनली? दोनों ही कर रही हूँ। दोनों कर रहे हैं। हाफ हाफ मैं अपने डैड का बिजनेस भी देखती हूँ, अपना शेयर्स का भी काम करती हूँ, राइट, एंड जो मेरा इनर जो पैशन है मैं वो भी करती करती हूँ। हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे हम कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउट ऑफ 9 या 10 लोग हैं, 10 में से सिर्फ एक जो है वो सेटिस्फाइड है। अभी प्रेजेंटली पूरी कंट्री में कितने? पूरी कंट्री में कितने? 10% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना भाई। 10 में से 9 परेशान है अपनी क्वालिफिकेशन से, या ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कि जो हमने किया है वो ठीक नहीं किया। अगर वैसा किया होता तो शायद लाइफ में कुछ और तरक्की होती या कुछ और एंजॉय कर रहे होते हम लाइफ को। पर हर एक चीज का एक स्टार्ट भी तो होता है यस ना। एग्जैक्टली। लाइक यू कांट एक्सपेक्ट कि आपने आज स्टार्ट किया और आपको Right. तुरंत गेम मिल गया। यू हैव टू गिव दैट पीरियड। वही सर ने अभी बोला ना, लिमिटेशंस। हाँ, देयर आर नॉट मेनी लिमिटेशंस इन आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर फैमिली एंड ऑल। वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेशंस नहीं है, तब भी आप गलत कर रहे हो तो हाँ, वो भी पॉइंट है। वही तो पॉइंट है, मेजरली तो वही पॉइंट है, राइट? पर ऐसा होता ही नहीं है ना कि लिमिटेशंस नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर लगभग मैम को छोड़ के सब पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट हूँ, सब है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आप भी पेरेंट होंगे, आप ठीक है? कितना बड़ा है बच्चा? अभी 2.8 months 2.8 मंथ्स। तो बस अब उसका स्कूलिंग नर्सरी अब अगस्त में शुरू कर दूंगा। नहीं अभी चल जाल चल रहा है, ठीक हाँ। है, प्ले स्कूल में भेज दिया होगा, हाँ, भेज दे, बचपन में भेज ठीक है दे। ना। आपका सर? हाँ, स्कूल क्लास 4। क्लास 4th में है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आज का डेट में पेरेंट्स कौन सा एज में बच्चों को स्कूल भेजता है? मैक्सिमम 3 years, 3.5, 1.5-2 साल के अंदर। 2 में भी भेज रहे हाँ, हैं, दो। अलाउड नहीं है बट भेज रहे हैं, नहीं प्री स्कूल 2 साल में चलता ही है। राइट। वो तो चलो पैसा कमाने के लिए हाँ। प्ले स्कूल वाला बोलता है 1.5 साल में भेज दो, राइट। हमारे टाइम तो प्ले स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सीधा नर्सरी होता जनरली 2.5 साल होता है। हाँ, 4 तो अब है ही नहीं। हाँ, 4 years पहले max, हम लोग पहले के हमारे time टाइम में 4 years में हम जाते थे, हाँ। ठीक है ना। अभी तो 2 years, 2.5, 3 years मैक्सिमम भेज ही देते हैं, ठीक है। और कितना एज तक वो बच्चा पढ़ता है जनरली? 24-25 तक 26 Maximum. 27 27 26-27 बहुत रेयर होता है सर। बाकी एक मिनिमम ग्रेजुएशन तो सब लोग करते हैं आजकल। 21, 22। आजकल सारे के सारे प्रोफेशनलिज्म पे जा रहे हैं ना, तो वो लंबा कोर्स उनका चलता ही रहता है, पढ़ाई आजकल खत्म होती है। एवरेज लेते हैं 20 साल। 20 साल बच्चा स्टूडेंट लाइफ में रहेगा। हाँ, अगर 3 साल में गया तो 23 साल तक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। उन 20 years के अंदर उनका जितना भी एजुकेशन है, उनका ट्यूशन फीस, स्कूल का फीस वगैरह, इंटरेस्ट, हॉबीज, ये पैसा है, ये कौन भरता है? Parents. ऑब्वियसली कोई बाहर का बंदा तो आएगा नहीं। और कितना? 20 साल में कितना? लैक्स में। कितना लैक्स में? मिनिमम 10 लाख तो भाई। कम से कम तो 20 लाख, 1 Average. लाख साल का Average. मिनिमम। सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर करेगा ना तो 20-25 लाख रुपए इसका लगेगा। हाँ। इंजीनियरिंग करेगा तो और ज्यादा, डॉक्टरी करेगा, एमबीबीएस करेगा तो उससे 4 गुना ज्यादा, 1 करोड़ भी लग सकता है। ये डोंट नो कि कितना डोनेशन देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, राइट। और अगर फॉरेन कंट्री में गया पढ़ने तो फिर लिमिटेड। लिमिटेड ही है, राइट। उसमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 25 lakhs तो बेस है आज की डेट में। अभी एक बात बताओ, वो जो 25 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, वो किसका पैसा है? पेरेंट्स का पैसा है, हार्ड एंड मनी है, राइट। मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। आप मेहनत करते हो, पूरा दिन जॉब करते हो, बॉस का सुनते हो, जूनियर का सुनते हो, क्लाइंट का सुनते हो, तब जाके मंथ के एंड में 30 तारीख को, 10 तारीख को सैलरी मिलता है, और उस सैलरी से आपका घर और आपके बच्चे का पढ़ाई चलता है। लेकिन आर वी श्योर, क्या हम श्योर हैं कि वो 25 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी हमारा बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जीनियस बनेगा? आप श्योर हैं? आप श्योर हैं? मैं भी श्योर नहीं हूँ। देखा गया 60 to 70% टर्न अप होगा, चेंज हो सर जाएगा। 90%, 100% ही टर्न हो जाता है। 100 अपनी लाइफ में तो रहता ही नहीं है। 100 होते जो तो पढ़ के बड़े जाता बड़े है लोग उसमें नहीं होते। जो पढ़ के जाता है उसमें तो वो रहता ही नहीं है, जहाँ वो बाद में जाता है उसमें होता है। राइट, राइट। और स्पेशली अगर मैं एजुकेशन की बात करूं हमारे इंडिया की, तो वो पढ़ाते हैं जो काम नहीं आता। काम नहीं आता, पूरा बेकार, 80-90% वो पढ़ाते हैं जो काम पूरा नहीं बेकार। आता,
राइट? वो कभी नहीं पढ़ाते जो लाइफ में काम आता है, वो अभी हम आगे सीखेंगे कैसे, ठीक है? तो हम जब श्योर ही नहीं है तो व्हाट वी आर डूइंग, जब हम श्योर ही नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? खिलवाड़ हो रहा है। चर्चा करें। वो भी हो सकता है, लेकिन हम एक जो मेजर चीज कर रहे हैं, जो सभी पेरेंट्स कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, मैं अपने इंडिया की बात करूंगा, बाहर का मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद अवर चाइल्ड। खिलवाड़ जिसको मैंने कहा। हाँ, आज ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, पता लगे एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हुआ, या हुआ तो बच्चा कंफ्यूज, क्या करूं? ये भी कर लिया मैंने, वो भी कर लिया, अब क्या करूं? सबसे मजेदार बात है कि बीकॉम पार करने के बाद वही सोचता है कि अब मुझे करना क्या है। करना क्या है? अब इंजीनियर्स का भी वही हाल हो गया। इंजीनियर करने के बाद कहता है अब क्या करते हैं? अब क्या करना है ये बताओ। अब देखते हैं क्या करना है। और इंजीनियर्स तो आजकल ऐसे निकलते हैं जैसे पता नहीं लाइक सब्जी बिक रही हो। ऑलराइट, आपने इंजीनियरिंग करी है, राइट? आपने अपना मेरे ख्याल से 15-16 साल से ऊपर हो गया होगा इंजीनियरिंग किया होगा, ठीक है? राइट? उस टाइम की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप याद करिए अपने कोलीग्स को, जब इंजीनियरिंग 3 साल 4 साल आपने किया था, क्या सारे इंजीनियर्स हैं आज की डेट में? करने के बाद भी कोई कहाँ चला गया, कोई शॉप पे बैठ गया, कोई फैक्ट्री में चला गया, कोई कहाँ चला गया, किसी ने बिजनेस कर लिया, कोई अपने हॉबी को फॉलो करने लगा। गॉट इट? और कोई हो सकता है अकाउंट कर रहा हो, कुछ भी कर, कोई सेल्स कर रहा हो, कुछ भी, बैंक में जॉब कर रहा हो, कुछ फाइनेंशियल भी, मार्केट में, कुछ भी। जिससे कोई रिलेशन ही नहीं है। टेक्निकल पढ़ने के बाद फाइनेंशियल मार्केट लीजिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो एक्चुअली सेल्स से रिलेटेड हो मार्केटिंग एंड सेल्स प्योरली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उसका कोई वास्ता नहीं है, दैट इज डिफरेंट इशू, वो एक डिफरेंट आ जाता है। मैं पर्टिकुलरली एक करियर की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये भी करियर है, बिल्कुल करियर है, लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं ऑनलाइन से। अगर एक अच्छा कंपनी मिल जाए, अच्छा बेस मिल जाए, अच्छे सीनियर्स मिल जाए, अच्छी टीम मिल जाए, तो लाखों करोड़ों अच्छी डाउनलाइन भी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, टीम मिल जाए, मैंने वही बोला ना, टीम मिल जाए तो लाखों करोड़ों कमाते हैं लोग, उसमें वो नहीं है। बट अच्छा कंपनी होना बहुत जरूरी है, मेन उसका प्रोडक्ट कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और यहीं पे हमारा रोल शुरू होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा रोल यहीं पे शुरू होता है। व्हाट वी एग्जैक्टली डू, वी गिव राइट डायरेक्शन टू द हार्ड एंड मनी ऑफ द पेरेंट्स। हम उनके मेहनत के कमाए हुए पैसे को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। दैट मींस एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं हम उनके साथ, राइट? बट फ्री वाला सोशल वर्क नहीं, हम पैसे भी कमाएंगे, सीधी सी बात है। जहां जरूरत है वहां फ्री भी करो, कोई इशू नहीं है। बहुत गरीब छात्र है, कोई इशू नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, करो ना, क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? तो हमारा काम है उन पैसे को एक राइट डायरेक्शन देना, ठीक है? भगवान नहीं है, गारंटी नहीं लेंगे किसी चीज की, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। चलना ना चलना पेरेंट्स और स्टूडेंट के ऊपर, वो उनकी मर्जी, ठीक है? कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। इस दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा आता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, आप हो, हमारे बच्चे हैं, कोई भी है, हमारे अंदर कोई ना कोई एक यूनिक इनबॉर्न स्ट्रेंथ, या हमारे बच्चों में, उन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होता है, एक तो होता है एटलीस्ट, जो सबसे अलग है। जो मेरे अंदर है वो शायद आपके अंदर ना हो, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर ना हो, ठीक है? क्या पता हम दोनों का स्ट्रेंथ मिलता जुलता है लेकिन लेवल अलग होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, लेट्स से एन एग्जांपल, राइट? मैं ट्रेनिंग देता हूँ, क्या पता मेरे से भी अच्छे ट्रेनर हो। ऐसा हो सकता है आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, आपने सीएफए किया, आप टॉपर रहे, क्या पता कोई इंडिया लेवल का भी टॉपर हो, यू आर वेस्ट बंगाल टॉपर, मे बी इंडिया लेवल का भी टॉपर हो, वो आपसे अच्छा, आप भी अच्छे, वो और अच्छा। अरे आपकी वो यूनिकनेस है, वो उसकी यूनिकनेस है, गॉट द पॉइंट, राइट? बट मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स इन इंडिया फेल्स टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज द यूनिक इनबॉर्न स्ट्रेंथ ऑफ माय चाइल्ड। वो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, एंड rather than working on strength we always work on the weaker side। हमेशा स्ट्रेंथ की जगह हम बच्चे की वीकर साइड पे काम करते हैं। एग्जांपल, मेरे बच्चे का मैथ्स वीक है, मैं क्या करूंगा? मैथ्स टीचर बोला, ट्यूशन लगाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा। साइंस वीक है तो साइंस का लगाऊंगा, राइट? मुझे पता कैसे लगेगा उसका मैथ्स और साइंस वीक है या कोई भी सब्जेक्ट वीक है? रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड, वो 2 पढ़ने का 3 पढ़ने, इंटरेस्ट ना होना उसमें। हाँ, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेशली रिपोर्ट कार्ड, हाँ, इंटरेस्ट हो ना हो हम जबरदस्ती करवाते हैं, हाँ। वो एक अलग फैक्टर आ जाता है, राइट? तो स्पेशली रिपोर्ट कार्ड में देखा, या जब हम पीटीएम में जाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आप भी जाते थे पहले, मेरा बेटा वो हैदराबाद में है, उसकी पीटीएम में जाते थे, एकदम ठीक है? मैं भी जाता हूँ अपनी बिटिया के पीटीएम में, आप लोग भी जाते हैं, और हमारे साथ भी हमारे फादर गए थे, राइट? आपके टाइम पे नहीं,
आपके टाइम तो नहीं जाते थे? नहीं जाते थे तब भी होती थी पीटीएम? एकदम। अच्छा, मैं समझा हमारे टाइम से शुरू हुआ। ना ना हम लोग टाइम में उतना मास्टर नहीं जी होता आते था। थे। अच्छा साल में एक बार मुश्किल से होता था। पीटीएम होता था। अच्छा, वो भी इसलिए वो भी होता था इसलिए कि बहुत से बच्चे फेल होते थे, हाँ हाँ। तो इसलिए सिस्टम कर दिया था कि सबका हाथ में देंगे रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड। नहीं वो तो एक फाइनल एग्जाम का तो चलो हो गया, बीच बीच में पेरेंट टीचर कुछ भी नहीं वो अब तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट? सो पीटीएम से हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे का ये रिपोर्ट कार्ड है, टीचर्स हमें बताती है बाकी सब कुछ ठीक है, इस पे ये फोकस करो, ये फोकस करो, ये फोकस करो, या कुछ भी करो, या नालायक है या पढ़ता नहीं है, बहुत शैतानी करता है, ये चीजें हमारी डिस्कशन होती है नॉर्मली पीटीएम्स के अंदर। बट कभी भी हमने उस टीचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं? हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ब्लाइंडली उस टीचर को फॉलो करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, मैं सारे नहीं कहता बट मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स जो है उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बट वी नेवर आस्क कि उस टीचर का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या पता वो बिल्कुल नहीं हो। और आज की डेट में हमारे टाइम तो पेरेंट जो टीचर्स होते थे थोड़ा ओल्ड एज का होता था, लेडीज टीचर या जेंट्स टीचर, एक एक्सपीरियंस होते थे। आज के टीचर्स आप देखो, ग्रेजुएशन करी, बीएड किया, बस लग गए 24-25 साल का, कोई एक्सपीरियंस नहीं, 6 महीने का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, और वो बता रहे हैं हमारे को, हमारे बच्चों के बारे में, राइट? और कई पेरेंट्स खुद ही इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर्स के साथ। मैं स्पेशली जब अपनी बिटिया की बात करूं, मेरी डॉटर 8 इयर्स की है, 3rd स्टैंडर्ड में आई है आपको, जब भी उसकी पीटीएम पिछले 4 साल से मैं जा रहा हूँ, मेरी जो पीटीएम होती है 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होती, और पेरेंट्स होते हैं आधा घंटा एक टीचर के साथ लगाते हैं, पता नहीं क्या पूछते हैं, इसकी राइटिंग है, ये ए नहीं लिख पाता, ये सी नहीं लिख पाता, ये आ को नहीं बना पाता। अरे क्या करना है, नहीं लिख पाता तो जो लिख पाता है वो करो ना, राइट? वो करो ना। मैं सिर्फ अपने टीचर से ये पूछता हूँ, यू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिया? रिया नाम है उसका, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है रिया से? वो कहती नहीं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है अपनी बेटी से, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड, डन, चलो साइन किया खत्म। हम हमेशा बच्चे की वीकर साइड पे काम करते हैं, स्ट्रेंथ पे नहीं करते। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो बच्चा अपनी वीकर साइड को कुछ हद तक इंप्रूव कर पाता है जब हम उसको प्रेशराइज करते हैं। इंप्रूव कर पाता है नो डाउट, लेकिन कुछ हद तक उस वीकर साइड को वो कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बना सकता, और स्ट्रेंथ को वो धीरे धीरे नर्चर ना करने की वजह से भुला देता है, डाउन करता है, जिसकी वजह से वो बच्चा बड़ा होके एक एवरेज इंसान बनता है मेरी तरह। आई एम ए एवरेज पर्सन, पीपल डोंट नो मी। क्या आप आज से पहले मुझे जानते थे? तो मैं एक एवरेज इंसान हूँ। आई एम नॉट अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उनको दुनिया जानती है, वो एवरेज लोग नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने भी बचपन में अपनी वीकर साइड पे काम किया था, मेरे पेरेंट्स ने। कैसे, मैं बताता हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल, साइंस लिया था मैंने 10th स्टैंडर्ड में। जिस दिन मेरा बोर्ड का एग्जाम आया, सॉरी रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा साइंस ले लेते हैं। क्यों लिया? क्योंकि मेरा जो 2 साल बड़ा सिस्टर है, मेरे से हम 2 भाई बहन हैं, शी वॉज इन कोलकाता टिल दिस ईयर, सॉल्ट लेक में ही रहती थी, मैंने बताया था सर को। लास्ट ईयर में आया भी था उनके घर पे सॉल्ट लेक में, अभी वो पंजाब शिफ्ट हो गए। मेरी बड़ी सिस्टर ने सेम ईयर में, मैंने 10th पास किया, उन्होंने 12th पास किया था नॉन मेडिकल से। शी गॉट अराउंड 90%। वो पढ़ने लिखने पूरा मैथ्स का कीड़ा थी। मैं MSc मैथ्स, BSc मैथ्स उसने किया बाद में, बीएड कर रही थी बट मैरिज हो गई बाद में। और मैं जो रहता था ज़्यादातर स्पोर्ट्स वगैरह में रहता था, नेशनल लेवल चैंपियन रह चुका हूँ मैं। 9th स्टैंडर्ड में मैंने राजीव गांधी गोल्ड कप खेला था, ठीक है ना। और कोरिया जाने का भी चांस मिला था, पापा ने जाने नहीं दिया, कहते मेरे पैसे नहीं है इतना। वो 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 96 की, हाँ 97 में 10th किया था। तो आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय माई एल्डर सिस्टर, जो कि नॉर्मली होता है। मेरी बड़ी बहन ने सेम स्कूल से नॉन मेडिकल लेके पास आउट किया है, मैं भी कर लेता हूँ, होता है ना। वी आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एल्डर्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और मेरे 3 दोस्त वो भी साइंस ले रहे थे, मैंने कहा अब तो पक्का लेना है। जो बचपन के मतलब हम साथ ही चल रहे थे, नर्सरी से लेकर 10th तक, तो वो साइंस ले रहे थे, मैंने कहा आप पक्का लेता हूँ। लेकिन जब मैं 11th स्टैंडर्ड में मैंने साइंस लिया, तो 2-3 महीने बाद पता लग गया, विशाल दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। 12th में बड़ा मुश्किल से मैं पास हुआ, ओनली 52%, पूरा एग्रीगेट मिला के। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैं सिर्फ लिटरली पास हुआ, एक में 40 मार्क्स आए टोटल मिला के, एक में 37। तो मेरे टीचर ने कहा थैंक गॉड तू पास तो हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, वो इंटेलिजेंस मेरे अंदर है ही नहीं। दैट मीन्स लॉजिक,
लॉजिक लगाना मेरा सबसे कम इंटेलिजेंस है, राइट? जो सबसे एजुकेशन के अंदर जो सबसे मेजर इंटेलिजेंस चाहिए दैट इज लॉजिकल इंटेलिजेंस, वो मेरा सबसे कम है। बाकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने या मैंने कभी उन इंटेलिजेंस पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अपनी वीकर साइड पे काम करना चाहा और रिजल्ट ये निकला एट द एंड ऑफ द डे ना मैं इधर करा ना उधर करा। अब 52% में मैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में भी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज 55। मिनिमम 55 एग्रीगेट पे आप इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ करना था। एक कॉलेज में एडमिशन लिया, इंस्टीट्यूट में O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल, ये कोर्सेज पहले बहुत चले थे, आज से 15-16 साल पहले, जिसमें टॉइक के कोर्सेज होते थे, उसमें एडमिशन ले लिया। O लेवल वाज द फर्स्ट लेवल जो 1 साल का कोर्स होता था, फिर B लेवल होता था, सॉरी A लेवल फिर फर्स्ट ईयर 1 ईयर का होता था, B लेवल 2 साल का होता था, O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल फिर लास्ट 1 साल का और होता था। तो 4-5 साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते थे। वहाँ पे एडमिशन जब लिया इंस्टीट्यूट में, तो आजकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडवांस फीस जाती है, तो फादर ने 70,000 रुपीज़ एडवांस फीस 99,000 में पे किया। एक बाइक लेके दिया, 45,000 का स्प्लेंडर लेके दिया। वो कंप्यूटर लेके दिया घर पे, 50,000 रुपये का पुराना आता था, व्हाइट कलर का डब्बा आता था 16 साल पहले, बहुत बड़ा सा, वो किस्तों में लेके दिया। तो मतलब करीब 2 महीने में उन्होंने 2.25 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च कर दिया। रिजल्ट वाज 9 मंथ्स पूरे हुए थे इंस्टीट्यूट में, 4था सेमेस्टर लगा था मेरा, जिसमें लैंग्वेजेस आ गई C, C++, जावा, HTML, ये 4 लैंग्वेजेस थे उसके अंदर उस सेमेस्टर में। 1 महीने बाद छोड़ दिया इंस्टीट्यूट। क्यों? जब मोटी मोटी बुक्स आई, वही कैलकुलेशंस, अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा, वो इधर से जाने लगी। तो हाथ जोड़ दिए पापा को, पापा मेरे को इंस्टीट्यूट नहीं जाना, ठीक है? कहते कि 70,000 रुपये गए। मैंने कहा बिल्कुल गए, बोलना भी मत और मारना भी मत। तो कहते क्या करेगा? तो मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस कोर्स बीकॉम ग्रेजुएशन, सिंपल, 1500 रुपये साल का फीस है, चुपचाप बैठूंगा। कहते ठीक है करो, कुछ तो करो। उस दौरान जब 3-4 महीने में घर पे बैठा, तब मुझे समझ आया मुझे करना क्या है लाइफ में। तब मुझे आज पता लगा कि मुझे तो बोलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, राइट? तो क्यों ना मैं ट्रेनिंग में ट्राई करूं। ग्रेजुएशन करते करते मेरा फर्स्ट जॉब लगा एज ए ट्रेनर, दिल्ली में 3,500 रुपये का जॉब लगा 2001 में एज ए ट्रेनर। 19 साल का उम्र था, 19 साल में 50 साल के लोगों को ट्रेन करता था। वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और ज्यादा, राइट? और तब से लेकर अब तक ट्रेनिंग, सेल्स और मार्केटिंग मेजरली ट्रेनिंग में ही हूँ, मेजरली ट्रेनिंग। तो मैं देखा जाए तो अपने पैशन को ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए अभी एक चीज और बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि वीकर साइड पे काम करते हैं तो क्या होता है, वो इंसान एक एवरेज इंसान बनता है। और जो भी इंसान अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है, व्हाटएवर द स्ट्रेंथ इज, राइट, वो दुनिया में अपना नाम कमाता है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर हो, या इवन बिल गेट्स भी हो, राइट? उन्होंने अपने पैशन पे अपनी जो चीजें हैं, जिनको वो अपनी स्ट्रेंथ समझते थे, उस पर काम किया, राइट? और आज वो दुनिया में जाने जाते हैं। अराउंड 90% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया, जो कि वर्किंग है, लगभग हम सभी वर्किंग हैं, सभी आर डूइंग दैट वर्क विच इज नॉट मेंट फॉर देम। वो काम कर रहे हैं जिसके लिए या तो वो बने नहीं है या वो करना नहीं चाहते, ठीक है? 100 में से 90 लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है? जैसे कि शायद आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा हो जो अपने प्रोफेशन को एंजॉय नहीं करता। पर्ची वाले डॉक्टर कहते हैं हम उनको। पर्ची वाले डॉक्टर समझते हैं? मैं गया, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, गला खराब है, पेट दर्द है, पर्ची बनाई, 300 रुपये ले लिए, दवाई खाई, कहता 3 दिन बाद आना, राइट? ठीक नहीं हुआ, मैं दोबारा गया, फिर उसने पर्ची बनाई, कहता ये एक्स्ट्रा दवाई लिख रहा हूँ, ये कर लेना। फिर 3 दिन बाद गया, नहीं ठीक हो, फिर उसने रेफर कर दिया, अच्छा वहाँ चले जाओ, उस हॉस्पिटल में चले जाओ। उसको कहते हैं पर्ची वाला डॉक्टर। सिर्फ अपने 2 बार का उसने पैसा कमाया और 3rd टाइम पे उसने रेफर कर दिया, दैट इज पर्ची वाला डॉक्टर। दैट मीन्स वो डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ पढ़ के डॉक्टर बना है, वो दिमाग से डॉक्टर नहीं बना। And there are lot many other professions. There are lot many CAs, there are lot many advocates, there are lot many जितने भी प्रोफेशनलिज्म है, ऐसे बहुत सारे हैं इंजीनियर्स जो अपने प्रोफेशन को एंजॉय नहीं करते, और एक टाइम आता है वो अपने प्रोफेशन को चेंज करके उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनका दिल कहता है, या जहाँ पे उनको लगता है ये मेरी हॉबी थी या ऐसा कुछ था, ठीक है? इवन जैसे कोलकाता है, अगर कोलकाता की बात करूँ, यहाँ पे एटलीस्ट हाई कोर्ट होगा,
ठीक है, क्योंकि बड़ा मेट्रो सिटी है, टियर 1 सिटी है, तो हाई कोर्ट है। आप हाई कोर्ट चले जाएं, मैं हमें 100% कहता हूँ ये बात कि आप हाई कोर्ट चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी कोर्ट में इंडिया के अंदर 60% लॉयर्स जो है वहाँ पे दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। सही बात उनका प्रोफेशन क्या कहता है? ये बोलना उनका प्रोफेशन है। जितने अच्छे वो वक्ता होंगे उतना अच्छा केस विन कर सकते हैं। नॉट इवन जजेस आल्सो दे They can't, हाँ, वो सिर्फ एग्जाम क्लियर करके बस बन गए बस। किसी तरह से। यही बहुत बड़ी Argue problem नहीं होता है। Argue नहीं हो पाता उनसे, राइट? किसी वकील के सामने मैंने ये बोल दिया, अच्छे वकील कहता विशाल 60 नहीं यार, आप 90% बोलो। 90% लॉयर्स बस वो क्या कहते हैं वो बनाते हैं रोज के व्हाट वी कॉल एज फॉर्मेट्स एंड ऑल, बस इसलिए कंप्यूटर लेके बैठ जाएंगे और टक 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 20 50 वो भी पुराने को उठाएंगे, कॉपी करते जाएंगे। कॉपी करते हैं, बस नाम हम ड्राफ्टिंग करते रहते हैं, नाम चेंज करके आपको बना के दे देंगे और मजिस्ट्रेशन साइन करा देंगे, उसका 150 रुपए ले सकते हैं। कंप्यूटर में फॉर्मेट बना हुआ नाम वगैरह चेंज करके दे देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वीडियो सॉरी नहीं बोलिए ना, मुझे बोलिए ना। वो बड़ा बोल्डी है, मेरा रहता है बेटे को ये प्रॉब्लम है, उसने इंजीनियरिंग कर The only thing is the passion. Passion, yes. You did not require a big education. Big education. Passion will drive you to learn everything. Actually, schools are not having the right. But how you will judge कि this Yeah. is your passion? Yes, right. इसमें This is a major problem in India. हमें ये लगता है, yes. मैं बताता हूँ आपको, हमें ये लगता है एज अ पेरेंट बताता हूँ कि मेरा बच्चा जो इंटरेस्ट लेके कर रहा है वही उसकी इंटेलिजेंसी है, Yeah. ठीक है? बट देयर इज अ लॉट मेनी डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंसी। कैसे? इंटरेस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एल्स, किसी से इन्फ्लुएंस भी तो हो सकता है। ज्यादातर वही वही होता होता है, है, 90% मोर। ज्यादातर इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस ही होता है। यस, मैं भी तो इन्फ्लुएंस हुआ था बड़ी सिस्टर से, इंटरेस्ट आ गया था। इंटरेस्ट भी इन्फ्लुएंस होते हैं और पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है Yes. कि फ्रेंड्स के Environment, बच्चे ये कर रहे environment. हैं, इवन यू शुड डू। प्रॉब्लम स्कूल से है, स्कूल से बेसिक्स दैट मींस मेजर जड़ जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। सिस्टम। आवर एजुकेशन सिस्टम इज द पुअरेस्ट अक्रॉस द आई वांट टू चेंज दिस सिस्टम। अभी वो जो आपने बताया करना ना, मैं भी चाहता हूं सर, रियली लेकिन मेरे को मौका नहीं मिल रहा है। इसमें ये मौका ये की जो बात बात मैंने नहीं। अभी विशाल जी बताया ना, मेरा तो 8 साल का बच्चे है ना, यू नो दैट, मैं हमेशा जब स्काइप में हूँ बात करता हूँ, से लिसन इट वेरी केयरफुल, एंड मैं देख रहा हूँ, मैं जब कोई मीटिंग जा रहा हूँ, शी इज कमिंग विद मी एंड रिटर्न होने का बाद इन डिटो मेरे को बता रहा है। वो बोल रहा है कि डैडी मैं इसका वाला सारा चीज जानता हूँ, पूरा डायरेक्ट एंड जस्ट लाइक ए स्पीकर। मैं कई बार बोला हूँ, ये थोड़ा बहुत ये लोग भी जानते हैं, सी वांट टू गो टू पीपल एंड स्पीक। मुझे मेरे फैमिली में मेरे वाइफ को बोला, देखो मे बी शी इज हैविंग ए वेरी गुड इंटरेस्ट एंड दैट पैशन, वी शुड हेल्प। और नाउ अभी स्कूल में जो कंपटीशन होगा, डिबेट होगा, शी वांट्स टू पार्टिसिपेट, आई एनकरेज हर, गो एंड स्पीक। मे बी यू आर टेलिंग व्हाटएवर रॉन्ग हो राइट हो, बट यू लर्न दैट। मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर में है, हम पेरेंट्स उनको पहचानना चाहिए, तो सपोर्ट करना चाहिए। वही तो नहीं पहचान पाते। हम पेरेंट्स वही नहीं आपको पहचान बता पाते रहा ना, हूं। हम But क्या पेरेंट्स है ना, नहीं एक पहचान चीज पाते that time was different and now आप पहचान भी जाओ तो भी आपके पास ऑप्शंस नहीं है, नहीं, option तो आपको है। डालना ही पड़ेगा उस सिस्टम में। ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता आपको है। उस सिस्टम में डालना पड़ेगा, System बिकॉज़ में- सिस्टम इज ओनली हम लोग ही जानते सर- नहीं ना इसके बारे में। सर नहीं, मैं आपको बताता हूं, इसमें हमारी ही कमी है। हर चीज का ऑप्शन है Yes. आज की डेट में। हाँ। पेरेंट्स की कमी है, बच्चों को टाइम प्रॉपर नहीं दे पाते। क्यों? उसका बहुत बड़ा रीजन है, इम्पैक्ट है कि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए रोज जाना पड़ता है। हम बच्चों को इतना टाइम नहीं दे सकते, उनके हॉबी को, उनके पैशन को फॉलो नहीं करवा पाते। ऐसे उसके लिए खुद का भी पैशन होना पड़ता है। फिर बहुत डिफरेंस है। जैसे हमारी जैसे हम personality, बच्चे के पैशन के बारे में बात पता चलता है, तो आप में भी वो पैशन आना पड़ेगा, तब आप बच्चे को वहाँ ले जा वो पाओ। डिपेंड करता है Otherwise मेरी आप करेंगे personality क्या है, मेरा वर्क क्या है, मेरा एनवायरनमेंट क्या है, क्या मैं बच्चे ऐसे- को टाइम दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। ऐसे भी विशाल जी देखा गया, दिस इज कॉमन पेरेंट, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, 3-4 लड़का है, क्या नहीं किया, IAS, US एंड ऑल दैट, कोई ज्यादा एजुकेशन उनको मिला भी नहीं है। देयर आर सम इनहेरेंट टैलेंट्स इन एवरी चाइल्ड। बात है क्या, टाइम के साथ में हमारा तरफ से सपोर्ट देना, ये भी नहीं कह सकते कि सपोर्ट देने के बाद वो क्या बनेगा, बट आवर रोल इज दैट टू सपोर्ट। रही रास्ता में चलना तो उसका, जैसे आपने बताया ना, आप ट्रेनर बने हैं, ये आपका पेरेंट ने कभी भी बना नहीं सकते थे। हाँ, मैंने कोई क्वालिफिकेशन Yes. नहीं लिया इस चीज के लिए। वो चीज को ना मेरे बच्चे को पेरेंट्स ने support मुझे करना। कभी इंकरेज किया या बोला कि तू ट्रेनर बन, नहीं। ये मेरे अंदर से खुद आया। यस, यही चीज होगा, आपने सपोर्ट देना चाहिए, जो होना है वो हो गए। इवन स्मॉल स्कूल में भी ज्वाइन करके ही कैन बी ए स्टॉलवर्ट इन द फ्यूचर, लिसन। लेकिन बड़े स्कूल में देने का बाद में भी नहीं है, ऐसे भी है। हमारा सपोर्ट देना काम है, एंड वही बात है पेरेंट्स को, लेकिन उनका अंदर में जो टैलेंट है, जो भी है, वो जब तक नहीं घिसेगा वो भी सुना नहीं। नहीं, रिकॉग्निशन जरूरी है ना, रिकॉग्निशन जरूरी है। तो हमारा काम ही तो रिकॉग्निशन करवाना है, मेरी बात ये है। दिस इज साइंस नाउ, दिस इज साइंस, वही काम तो है।
So I was telling you there is a lot many difference between interest and intelligence. इंटरेस्ट किसी से इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंटेलिजेंसी कभी नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज 5 साल का मेरा बच्चा है, उसका इंटरेस्ट कुछ और होगा, 10 साल में कुछ और हो जाएगा, 15 में कुछ और, 20 होते होते कुछ टोटली चेंज हो जाएगा। बट इंटेलिजेंस इज नेवर। इफ आई एम गुड इन स्पीकिंग तो मैं बचपन से अच्छा हूँ। ऐसा नहीं कि आज अच्छा हूँ 4 दिन बाद खराब हो जाऊंगा और 40 दिन बाद फिर ठीक हो जाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर इनका लॉजिक बहुत तेज है तो वो बचपन से तेज है। ऐसा नहीं कि बचपन में खराब था अब अच्छा हुआ और बाद में 2 साल बाद फिर खराब हो गया। नो, दैट इज इंटेलिजेंसी। बचपन से ही है। बचपन से, दैट इज बाय बर्थ, भगवान ने जो भेजा है उसके साथ। सो देयर इज अ लॉट मेनी डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंसी। प्रॉब्लम इन इंडिया इज दैट कि पेरेंट्स हमेशा इंटरेस्ट पे काम करते हैं और इंटेलिजेंसी को भूल जाते हैं या उसको टैप ही नहीं कर पाते। करेक्ट? उनके सामने कोई टूल नहीं है, कोई चीज नहीं है जिससे वो इंटेलिजेंसी टैप करे। उनको यही लगता है कि जो बच्चा इंटरेस्ट से कर रहा है दैट इज द इंटेलिजेंसी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चे का इंटरेस्ट चेंज होता है तो उसको दोबारा जीरो से शुरू करना होता है, पेरेंट्स को फिर दोबारा से जीरो से। बीकॉम करने के बाद जीरो से शुरू करता है आदमी। नहीं, नॉट ओनली बीकॉम, इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब वही वो लेवल कॉलेज उसको जो भी डिग्री बना दीजिए वहां से वो फिर जीरो से सर स्टार्ट। हर प्रोफेशन के अंदर ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा प्रोफेशनलिज्म करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद उस प्रोफेशन में वो जाते ही नहीं है, किसी और चीज में चले जाते हैं। इवन एमबीबीएस करने के बाद भी वो उसने प्रैक्टिस ही नहीं शुरू करी। आईआईटी खड़गपुर से किया हुआ एक स्टूडेंट तेल बेच रहा है, पापा का बिजनेस संभाल। वो तो है, वैसा ही लगता है इसमें। मेरा भांजा ही है कि यहाँ यूएस में यहाँ करके एमबीए करके कितना कुछ हाई डिग्री लिया। अभी सिंगापुर में बैठा है, इमामी के लिए रॉ मटेरियल ऑयल खरीद रहा है, पाम ऑयल। और ये देखिए एक अलग चीज हो गई क्योंकि उनका ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है। वो 100, 200, 500 करोड़ का जो ग्रुप है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये एक डिफरेंट इशू हो गया। 3000 ये बेसिकली वो बेटा आपका जो भांजा है वो उन 10% लोगों में से आता है। मैं भी बताता हूँ एग्जांपल आपको। इसके पीछे देयर आर लॉट मेनी रीजंस। ये जो मैंने आपको बताया ना कि बच्चे का इंटरेस्ट और इंटेलिजेंसी और फिर वो 90% लोग जो होते हैं वो काम करते हैं जिसके लिए या वो बने नहीं है या वो करना नहीं चाहते, ठीक है। इसके पीछे देयर आर लॉट मेनी रीजंस। रीजन नंबर 1, उसका पहला रीजन है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं इंडिया में, बहुत सारे पेरेंट्स, सारे नहीं बहुत सारे, जो कहते हैं कि इफ आई एम ए गुड डॉक्टर, इफ आई एम ए गुड साइंटिस्ट, इफ आई एम ए गुड इंजीनियर, ठीक है, या मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा मेरा बच्चा क्या करे? सेम, ठीक है ना, सेम। वो आ गई ना कंडीशन एकदम कि इमामी ग्रुप जो है वो 400-500 करोड़ का है, लेट्स सपोज। 3000 तो वो एक, हाँ जो भी है वो जीरो नहीं कर देंगे, उसको आगे तो बढ़ाना है। एकदम तो वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा या उनका आगे बच्चा यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, विदाउट नोइंग दैट कि क्या उस बच्चे में टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने का कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कल को वो जीरो कर दे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हुए। हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स है, उनका फिनिश हो गया, ठीक है। अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा देखा किसी ने? हाँ, दिखता है। अभी आ गया, एकदम अभी आ गया। नहीं, वो बड़े वाला नहीं, छोटे वाला। हाँ, छोटा वाला। बीमार लगता है वो। हो सकता है उसको मेरे यहाँ से कोई डिजीज है जिसमें वो पूरा एक सोफे पर अकेला बैठता है। इस वाले में वो एक फोटो देखा था फिर टीना अंबानी बैठी थी साइड में, वो उधर बैठा, जैसे ही बैठ रहे वो उठ गया फ्लोर पर, तो हवा में पूरा फोटो ले लिया उसका टीना का। चलो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता उसको लाइफ में कुछ करने की जरूरत भी है, क्योंकि वो आउट ऑफ मतलब वो 5% लोगों में आता है जहाँ पे मतलब कुछ करने की 5000 करोड़ का जिसका घर है उसको करने की कुछ जरूरत है, एज सिंपल एज दैट। आईपीएल में देखते हैं ना, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बने, बट जरूरी नहीं है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने। क्या पता उसको जबरदस्ती पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया बट वो अच्छा डॉक्टर ना बन पाए। अभी का तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है राहुल गांधी। हाँ, मैं वही कह रहा था, पॉलिटिशियन चाहता है मेरा बच्चा पॉलिटिक्स में जाए, तो राहुल गांधी एग्जांपल है कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। चाहे इंसेस्टर्स रहे हो उनके ठीक ठाक बढ़िया से, एक चामिस्टिक लीडर रहे हो, कुछ भी तो मूंगफली नहीं बेच सकता। पहले तो इंसान को अपने आप को बेचना पड़ता है, फिर जाके कोई सब कुछ चीज बेच पाता है। तो देयर आर लॉट मेनी पेरेंट्स लाइक दैट। सेकंड टाइप ऑफ पेरेंट्स क्या होते हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, मैं बिजनेस नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, नाउ आई वांट कि माय चाइल्ड विल लिव माय ड्रीम। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। जैसे 3 इडियट में कहता था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, मेरा बेटा करे, बट उसका पैशन था कुछ और, राइट, वो कुछ और चाहता था, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा फिर वही प्रॉब्लम करता है, उसको डिप्रेशन होता है, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के पेरेंट्स
जहाँ पे बच्चा कुछ करना चाहता है, इधर इन एजुकेशन, इधर इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, कुछ भी हो गया, बट पेरेंट्स वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाते ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। पैसा नहीं है माँ बाप के पास, Social pressure also. सोशल प्रेशर ऑल्सो, देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स। एक्सपीरियंस पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है माँ बाप को, बिल्कुल इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं Experience नहीं है, है, अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ पता ही नहीं क्या करना है, राइट? तो 90% जनता इन्हीं कंडीशंस में बड़ी हो जाती है, और यही कंडीशन में हम लोग भी पड़े हुए हैं लगभग, ठीक है? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, पैसा नहीं था, वो करना चाहते थे, राइट? जैसे नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, छोटे में हम जब होते थे उस जमाने में, तो हम हमेशा हर दूसरा लड़का ये सोचता था मैं आर्मी में जाऊंगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये 3 स्टेट ऐसा है जिसमें हर लड़का ये सोचता है दूसरा कि मैं आर्मी में जाऊंगा। मैंने भी दिया था एनडीए में, मर्चेंट नेवी का एग्जाम दिया था, मर्चेंट नेवी का एग्जाम दिया था, 10th के बाद होता था, दे दिया, राइट? तो ऐसी बहुत लड़के हैं, हरियाणा के, पंजाब के और राजस्थान के, ये 3 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे हर दूसरा लड़का सोचता है कि मेरे को आर्मी में या कहीं पे रिक्रूट करना है, और उसके लिए तैयारी बचपन से शुरू करते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है? हमारा भी चेंज हो गया, तो देयर आर लॉट मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अब अगर ये मैं बात करूँ इंडिया की, मैं बाहर की अगर बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ बचपन में ही पोटेंशियल को टैप कर लिया जाता है और बच्चे को उस हिसाब से बड़ा करते हैं। हर बच्चे को सेम चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो 3, 4, 5 साल की उम्र से उसको उसी में पूरी एक्सीलेंसी दिलाने की कोशिश करेंगे। चाइना जैसी कंट्री है, 14-15 साल के बच्चे जो हैं वो गोल्ड मेडल ले आते हैं, ओलंपिक्स में जाके अच्छे मेडल्स ले आते हैं, राइट? अमेरिका जो है या यूके जो है, ऐसी कंट्रीज में तो बचपन का पोटेंशियल प्रॉपर तरीके से टैप करके उसको उसी हिसाब। हाँ, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई इज मस्ट, एजुकेशन इज मस्ट, एटलीस्ट एक छोटा मोटा कॉमन सेंस तो डाल ही देती है एजुकेशन, राइट? लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ाई के लिए बना है तो उसको अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराओ, उस पर पैसा खर्च करो। लेकिन अगर वो पढ़ाई के लिए नहीं बना तो उसको प्रेशराइज मत करो। देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे इंडिया में भी उसका ऑफिस है, दिल्ली के अंदर ITO में उनका हेड ऑफिस है, नॉर्थ इंडिया का, राइट? कोलकाता में भी होगा जरूर, कहीं ना कहीं होगा, राइट? वो उनका काम क्या है, WHO का हर सेगमेंट के ऊपर एक रिसर्च करते हैं और उस कंट्री में उसको रिपोर्ट देते हैं, ठीक है? तो इंडिया के ऊपर भी उन्होंने एजुकेशन के ऊपर रिसर्च की हुई है। वो कहते हैं कि अराउंड 10,000 to 12,000 स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड एवरी ईयर इन योर इंडिया। हर साल 10 से 12,000 बच्चे। अभी देखो न्यूज़ में आप सुन रहे हो, दिल्ली के अंदर 100% कट ऑफ लिस्ट, राइट? बहुत बच्चे परेशान हैं, जो 99 वाले वो परेशान है, वो कहते हैं हम तो सुसाइड कर लेंगे। जोक मारने के लिए लिखते हैं 105%, 110% कट ऑफ लिस्ट। 100% कट ऑफ लिस्ट किसमें आया स्टूडेंट्स का, इसलिए तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा सेट किया। राइट। बट उसका क्या कसूर है जो 98 भी ला रहा है? तो ऐसा सेट फिर नहीं करना चाहिए, वो टीचर का कसूर है जी। एक नहीं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं बताता हूँ। ड्यू टू एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। 100% का ड्रॉप मतलब ये तो भाई सीट्स तो लिमिटेड है, 500 सीट्स है तो 500 बच्चे आएंगे ना, कोई 5,000 तो नहीं आ सकते उधर। ज्यादा से ज्यादा 10 बढ़ा लेंगे, 15 बढ़ा लेंगे, 20 बढ़ा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। सेकंड बहुत बड़ा रीजन है रिजर्वेशन। जनरल कैटेगरी का बच्चा 99 लाके भी मर जाता है, और दूसरे जो रिजर्वेशन वाला है 45 से बिलो में वो मौज करते हैं। खत्म हो जाएगा। ST भी बहुत जल्दी खत्म हो सर जाएगा। नहीं हो सकता, जब तक सेकुलरिज्म है तब तक नहीं हो सकता। हो जाएगा। ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, नीतीश ऐसे कुमार, ऐसे अच्छे नेता रहेंगे तब तक नहीं होगा, लेकिन नहीं अब होगा। चेंज हो रहा है, हो रहा है। वो हर लेवल पे है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 3 साल पहले की बात है, मैं अहमदाबाद से वापस आ रहा था, शाम को ट्रेन लिया मैंने वहाँ से राजधानी। सिर्फ 2 ही ऐसी ट्रेन है इंडिया में, शताब्दी, राजधानी, गरीब रथ और एक जो आपका वो पैलेस ऑफ व्हील है। ये 4-5 जो लग्जरी ट्रेन है इंडिया की, इन्हीं में आपको डॉक्टर मिलेंगे, जनरल उसमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो मेरे सामने वाले एक हस्बैंड वाइफ थे, एजेड थे, 60 अबव थे। वो मेरे ख्याल से कुछ इलाज करा के आ रहे थे और पटना जा रहा था, उन्होंने दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से बाय एयर फिर पटना जा रहा था या कुछ था ऐसा। तो अंकल आंटी सामने थे। तो राजधानी में जैसे बैठते ही आपको ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं, कुछ खाने को मिल जाता है, फिर रात को डिनर आता है। शाम का ट्रेन था, 5:30 बजे वहाँ से चला, उन्होंने भी थोड़ा फ्रूटी वूटी ले लिया, जूस होता है। उसके बाद उन्होंने ना वेज और नॉन वेज का होता है, तो उन्होंने अंकल को पता नहीं क्या हुआ, बड़े दिनों बाद जैसे उबला खाना खाते खाते बोर हो गए, उन्होंने नॉन वेज मंगा लिया।
अब वो नॉन वेज मंगा के 8 बजे खा के सो गए, ठीक है, खाना खाते पानी वानी पिए 5 मिनट बाद सो गए। रात को 10:30 बजे उनको खांसी शुरू हुआ, खांसी शुरू होने के बाद थोड़ी देर में वॉमिटिंग हुआ, पूरी रात वो खांसते रहे, रात को 3 बजे उनका डेथ हो गया। ट्रेन में डेथ कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। जब डॉक्टर आया 3-4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, तो उसको देखा, कोई मतलब बुलाया, टीटी को बुलाया, उसने फोन किया कि डॉक्टर आ जाएगा, तो डॉक्टर आया, उसने कुछ चेक किया, उसने एक इंजेक्शन आया, इंजेक्शन देने के बाद 5 मिनट डेथ हो गया। बाद में पता लगा जब ट्रेन में और जो डब्बा में उसमें 2-3 डॉक्टर थे, वो आर्ग्यू करने लगे कि क्या दे दिया आपने, क्या दे दिया। तो मैंने उनसे बोला आप पहले क्यों नहीं आए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब देख रहे हो एक बंदा बीमार है तो आप पहले क्यों नहीं आए, उनका क्यों वेट किया कि वो जब तक सरकारी डॉक्टर आएगा। अच्छा बाद में पता लगा वो SC/ST कोटे वाला डॉक्टर था, कुछ जानकारी नहीं। SC/ST कोटे वाला डॉक्टर था, वो 50% उसको कुछ देना था, कुछ ना कुछ तो देना था, उसने दे दी, सिंपल सी बात। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बस ये वही है, जब तक सेकुलरिज्म है ये नहीं खत्म हो सकता। इसलिए तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है ज़्यादा। ऐसा तो मत करो यार आप। मैं नहीं प्रेशर करता, और माँ बाप पूछते हैं बच्चे क्या हुआ स्कूल में आज, पढ़ाई करी कि नहीं, मैं पूछता हूँ खेली कि नहीं। 8 साल की उम्र में लीडर है वो बच्चों की, उसका EQ लेवल बहुत जबरदस्त है, अकेली जा सकती है 4 मोहल्ले में। मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं पूछा क्या फेल क्यों हुआ। हाँ नॉर्मली पेरेंट्स पूछते हैं ना, कभी नहीं मैं नहीं पूछता। मैं सेकंड क्लास का मैं रिजल्ट बहुत अच्छा बेटा, सेकंड क्लास का मैं रिजल्ट लेने गया, सेकंड क्लास का मैं रिजल्ट लेने गया, तो टीचर ने कहा गुड यू आर प्रमोटिंग टू 3rd स्टैंडर्ड, ठीक है। मेरे को उन्होंने बोला स्पेशली इसका राइटिंग का ध्यान दो, थोड़ा सा राइटिंग सुधारो। मैंने एक बात बोली, इसके फादर की तो आज तक सुधरी नहीं है, इसकी क्या सुधरेगी। मैं क्यों उसकी वीकर साइड पे काम करूं, मैं उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करूंगा, मैं उसकी स्ट्रेंथ पे काम करूंगा। मुझे पता है वो काइनेस्थेटिकली उसका बॉडी मूवमेंट बहुत हाई है, 12 साल की टारगेट फिक्स है, 12 साल का बैडमिंटन का होता है मिनिमम एक 12 साल चाहिए होती है, क्योंकि हाइट भी चाहिए होती है ना उसमें। अभी वो इतनी है, वो नेट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, जब तक इतनी नहीं होगी तब तक वो नेट को क्रॉस नहीं कर पाएगी। पहले टारगेट है, सब पता कर रखा है, ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे स्कूल छुड़वाना पड़े, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ अभी 4 साल है 12 साल होने में, अगर उसका कुछ चेंज होता है तो उसका भी ऑप्शन मैंने सोच रखा है, बैकअप प्लान है मेरे पास, कि उसको मैं फिर अपने साथ एज अ ट्रेनर लूँ, क्योंकि बोलती बहुत है, पढ़ बोलती रहेगी, चुप नहीं होगी, बिल्कुल चुप नहीं होगी। आपके सामने उसका ट्रेनिंग भी हो जाएगा, हाँ और स्मार्ट ट्रेनर भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको वही रेस्ट भी मिलेगी। नहीं, वो तो अभी बाद की बात है, बीच बीच में अभी तो मेरे को भी 15-20 साल 25 साल नहीं, वो कितने तो साल, बीच बीच में जैसे 5 घंटा का सेशन है, हाँ, थोड़ा उसने ले लिया, बीच में कर लिया उसने, हाँ। तो आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है चलो कोई इशू नहीं, वो तो अभी बहुत टाइम है, सही बात अभी तो 8 साल की है, हाँ। अभी तो खुद वैसे करती है, अभी कम से कम बाकी है। कम से कम। चलो एनीवे, सो WHO का रिपोर्ट कहता है कि 10 से 12,000 लोग जो है वो सुसाइड करते हैं, बच्चे, वो किसी भी एज के हो सकते हैं, वो कॉलेज लेवल भी हो सकता है, वो स्कूल लेवल भी हो सकता है। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि किसी बच्चे ने पढ़ाई के लिए मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुसाइड कर लिया, या इतना प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से पड़ रहा है, पीयर प्रेशर इतना है, उसको पढ़ने लिखने के लिए वो बना नहीं है, उसको पेरेंट्स इतना प्रेशर कर रहे हैं जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। एंड आउट ऑफ 100% स्टूडेंट 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रेशर में, डिप्रेशन में जी रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, पीयर प्रेशर, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशन। एज अ पेरेंट मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, और बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन होती है माँ बाप से। बट आज के सिनेरियो में अगर मैं कहूँ 14-15 साल होते ही, टीनेज में आते ही वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर पेरेंट्स की और बच्चों की मीट नहीं हो पा रही, क्लैशेस बहुत हो रहे हैं, राइट, ड्यू टू मीडिया ऑल्सो, जो हम वो टीवी देखता है बच्चा, जो उसके अंदर उसका इंप्रेशन पड़ता है, ड्यू टू दिस इंटरनेट ऑल्सो, ड्यू टू व्हाट, हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसकी वजह से व्हाट्सएप भी है उसमें, ये सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट बोल देना ना आपको। हमारे टाइम नहीं होती थी तो हमारा ध्यान ही नहीं होता था, हम बच्चे बाहर वाले दोस्ती नहीं बनते थे ना, जो माहौल था बस उसी में जीना है। अब बाहर वाले बन जाते हैं वो। नहीं मतलब लाइक हम खेलने बाहर जाते थे, जैसे मैं अगर छोटा था मुझे याद है हम वो कंचा खेलते थे, लट्टू भी चलाते थे, टायर भी चलाते थे, कबड्डी भी खेलते थे, खो भी खेलते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते थे, आज तो जानते ही नहीं बच्चे, जानते हैं। ईटा की स्लैब लगा के एंग्री बर्ड खेलते थे, आज का एंग्री बर्ड
ठीक है, और आजकल के बच्चे को जानते बाहर हैं। नहीं जाने देते। जानते ही नहीं। वो माँ बाप कहते हैं आप घर पे रुको, आपको जो चाहिए मैं घर पे ला दूंगा, आपके फ्रेंड को बुलाना है घर पे बुला लो। आउटसाइड प्ले की जगह इंडोर गेम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते एक्चुअली हैं। ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स हाँ, ब्लॉकेज में ज्यादा ब्लॉक है। एंड देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, थोड़ा माहौल भी नहीं है, कई जगहों पे ऐसा माहौल भी नहीं है। माहौल तो पहले भी नहीं था, माहौल पहले इतना नहीं था सर। हम सुबह जाते थे, जैसे छुट्टियां होती थी सुबह जाते थे, शाम को घर लौटते थे, माँ बाप पूछते नहीं थे। नहीं तो वो आजकल जरा 1 घंटा भी 10 मिनट भी लेट हो गया परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैंग है पूरे इंडिया में जो भिखारी बनाता है बच्चों को। ये तो बहुत पहले बैगिंग से। नहीं, पहले से नहीं है सर। हम छोटे होते थे, आप याद करो, अगर बैगिंग करने कोई आता था तो वो साधु संत या कोई ऐसा आता था जिन्होंने पूरा जीवन अपना ऐसे दान कर दिया। नहीं ज्यादातर ऐसा बैगर्स नहीं नहीं आते थे। मैं- अभी तो आप रेड लाइट पे रुको, बच्चा बच्चा बैगिंग मांग रहा है, वो गैंग बन गया पूरा। नहीं, वो ये जो आप बात बता रहे हैं ना, मैं जिस समय मैं 6 वर्ष का था, उस समय ये एक हवा आई थी कि बोरों में बच्चों को उठा के ले जाते थे। तो ये चल रहा है, ये बहुत पुरानी बात है। पुराना है, बट अब बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो गया है। इस पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ रही है ना, फोकस्ड तो- हो गया हम लोग। मैं तो सबको बोलता हूँ नजर में ज्यादा मीडिया को भी- मत करो। नहीं देना। मैं तो साफ बोल देता हूँ, हाथ पांव सलामत है, तुम चलो काम करो, काम दिलाता हूँ मैं तुम्हें, जो बोलो काम दिलाता हूँ मैं, अच्छा कमाओ, भाग जाते हैं And they चीजें। get into wrong line. Wrong line. एक्चुअली दैट इज देयर बिजनेस ना। यस, फ्री में 15-20 हजार महीने का मिल जाता आप है। उनको बता दो काम दिलाते हैं, उनका अपना पूरा इतना बड़ा नेटवर्क है, हर एक एरिया बटी हुई है, सारी चीजें बटी हुई है, वहाँ पूरा सिस्टम है वो। ये आप बिजनेस Area wise they turn into like धीरे-धीरे करके वही गुंडा और ये सब। everything पूरा पुलिस तक जाता है, सारा उनका सिस्टम सेट अपना अपना है jurisdiction हम कर दिए, पूरा। एरिया बटी हुई है। अब इस केस के अंदर हम पूरा सिस्टम कभी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हम इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है। प्रधानमंत्री तक नहीं चेंज कर सकते तो हम कुछ भी नहीं। और प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कर सकते ड्यू टू अगेन सेकुलरिज्म की। अभी जैसे आपने कल परसों का न्यूज सुना होगा, मदरसे को वो आउट कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, बहुत अच्छा कदम लिया। नहीं, आउट नहीं किया ना, वो टोटली उसको फिर मतलब रिस्ट्रक्चर, वो बोल रहा है कि जहाँ पर तो वो रिस्ट्रक्चर करेंगे ही नहीं। वो लगता नहीं है वो लोग भाई करेंगे। ओवैसी हैदराबाद वाला कहता है कि तुम मत करो, कोई बात नहीं, अरब देख लेगा। एजुकेशन वहाँ, एजुकेशन इंग्लिश और इतनी बड़ी बात अगर इजराइल में की होती ना, वहाँ तो गोली से उड़ा गोली देते, उड़ा देते हैं। नहीं, चाइना में मदरसे ही उड़ा देते पूरा। ये जो रमजान ना, क्या रमजान में बोला है कि जो छोटी मोटी कुछ कोई नहीं छुट्टी नहीं, है। किसी ने अगर वो रख दिया ना रोजा पकड़ लेंगे। हाँ और जहाँ पे मुस्लिम इलाका है ना, वहाँ पे बियर पार्टी करी है चाइना ने, कंपटीशन कराया, हाँ चलो पियो। हाँ, वो लोग तो तुम हमारे रूल से रहो, हम तुम्हारे रूल से नहीं रहेंगे। एनीवे, वो तो एक धर्म की बात है। मैं पूरे ओवरऑल सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। क्योंकि एक यूनिक कोड जब तक नहीं लागू होगा ना पूरी कंट्री के सही लिए, है। सिंगल कोड, सिंगल कोड, यूनिक कोड, वो strength नहीं आएगा। वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे 2 लॉज चलते हैं। बराबर। और भीतर में तो कई लॉ चलते हैं। भीतर तो कई लॉ चलते हैं। बायलॉज तो कहीं है। हिंदू के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग। चलो एनीवे, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है, बट हाँ ये रीजंस हैं बहुत सारी चीजों के, बहुत सारी चीजों के। सो दीज ऑल आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमें मतलब किसी भी क्लाइंट के सामने फैक्ट एंड फिगर रखना बहुत जरूरी है, चाहे हम 4 रखें चाहे 40 रखें। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप अपने क्लाइंट के सामने रख सकते हैं। कुछ इसमें अपनी तरफ से एडिशन कर सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से डिलीशन कर सकते हैं। दैट मीन्स जब भी हम किसी नए फेज पे या इवन हम प्रेजेंटेशन एक 100 पेरेंट्स को दे रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स एंड फिगर? एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम उनकी आइस ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, पता चीजें हैं आपको भी, ये उनको भी लगभग पता होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम उनको अपने लेवल पे और अपने आप को उनके लेवल तक ले जा रहे हैं ताकि वो आगे जो चीजें हैं वो हमारी सुने। करेक्ट? आगे जो चीजें हैं वो हमारी सुने। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा आता है थ्योरी एंड बेनिफिट्स। अब हम थ्योरी एंड बेनिफिट्स शुरू करेंगे और आज का पूरा दिन हम थ्योरी एंड बेनिफिट्स पे ही बात करेंगे, आज भी और कल भी बात। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताएं, इस दुनिया के अंदर जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है, कोई बच्चा, तो सबसे पहला काम उसका क्या होता है? रोना। यस। और अगर नहीं रोता तो डॉक्टर भी मार मार के हमारा रुलाता है। जो रुलाएगा। उसका जन्मसिद्ध अधिकार है रोना। उस दिन रोने से लेकर जब तक वो बच्चा इस धरती पे जिंदा है, बड़ा होके अपने काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तक वो जिंदा है, उसका जितना उम्र है, उसके सारे काम बोले तो सारे काम, इवन पलक झपकाना भी,
वो सारे काम जो उस जिंदगी में कर रहा है वो एक बॉडी का उसका एक पार्ट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन। ब्रेन ही है जो हमारे को चलाता है, हमारे सारे काम करवाता है। जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, थिंक करते हैं, एक्शन करते हैं, बॉडी मूवमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ ब्रेन करा रहा है हमारा। ब्रेन इज द किंग ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन राजा है हमारी बॉडी का, ठीक है। और बाकी सब जो बॉडी के पार्ट्स हैं दैट इज प्रजा, ठीक है। ब्रेन डेड, इंसान डेड। आपने सुना होगा कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट में वॉल्स चेंज हो जाते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो लंग और किडनी चेंज हो गया, अभी तो हाथ पांव भी चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन कभी सुना है कि ब्रेन चेंज कर दिया, मेरा ब्रेन आप में, आपका ब्रेन मेरे में? खाली गणेश जी का हुआ था। वो भी यहाँ गला पूरा ही हो गया था ना। मतलब ब्रेन आ गया ना उसमें, पूरा आ गया। तो वही आ गया, राइट। तो नॉर्मली ब्रेन जो है उसके ऊपर मतलब अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ब्रेन। और ब्रेन ही एक ऐसी चीज है जो भगवान ने हमारे को सबसे सुंदर चीज दी है, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू ब्रेन। इवन अगर आज से मैं कई हजारों साल पहले की बात बताऊं, ब्रेन यूटिलाइजेशन इतना था, जो हमारे ऋषि मुनि थे या इस टाइप के लोग थे, वो ब्रेन का इतना मैक्सिमम यूटिलाइज करते थे कि वो उड़ भी सकते थे और गायब भी हो सकते थे। दैट इज अगेन अ ब्रेन। वो ब्रेन पावर ही है, ब्रेन पावर से सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ब्रेन के जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। हमारा जो राइट बॉडी है पूरा यहां से लेकर पूरा पांव तक, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन संभालता है, और जो लेफ्ट बॉडी है वो राइट ब्रेन संभालता है। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, दोनों इंटरलिंक्ड, राइट। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेडिकल टर्म में, अगर किसी को राइट साइड में पैरालिसिस हुआ है तो हमेशा उसकी लेफ्ट ब्रेन में क्लॉटिंग होती है, और अगर लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है तो राइट ब्रेन में क्लॉटिंग होती है हमेशा। किसी का अगर लेफ्ट हैंड ज्यादा चलता है तो उसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। किसी का सिर्फ राइट हैंड या राइट बॉडी ज्यादा मूवमेंट करती है तो उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, करेक्ट। दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन के अंदर 4 अलग पार्ट्स होते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है LOBES, लोब्स ऑफ द ब्रेन। क्या कहा जाता है? लोब्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। एंड सेम इज राइट, राइट साइड में भी 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। एक साइड है, आप चाहे इसको लेफ्ट ब्रेन समझ लीजिए चाहे राइट ब्रेन समझ लीजिए, ठीक है। ये एक साइड है, राइट, और उसमें डिफरेंट लोब है, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। सेम राइट में अगर ये लेफ्ट कंसीडर कर रहे हो तो राइट में सेम लोब्स होंगे, और अगर आप इसको राइट कंसीडर कर रहे हो तो लेफ्ट में सेम लोब होंगे। सिर्फ 4 बोले आप, ये 5 लग रहे हैं क्या? कहाँ 5 लग रहे हैं? नाम 5 लिखे हुए है, 4 कलर 4 है लेकिन नाम 5 लिखे हुए। मैं सोच रहा था कोई तो पूछे मेरे से। नहीं, मैं तो समझ गया कि वो फ्रंटल लोब और ये हमने 4 कहा ना। है कि एक ही है, उसमें कोई पर्टिकुलर Yes. जोन होगा, वो डिफरेंस Yes. वर्किंग करता है। मैं चाह रहा था कि कोई मेरे से पूछे तब मैं आंसर करूं, इसलिए जानबूझ के मैंने 4 बोले। अब इसका लॉजिक बता देता हूँ, रीजन बता देता हूँ, राइट। हर लोब का अपना अपना फंक्शन है, पहले तो ये समझिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 कंसीडर क्यों किए हुए हैं? ये जो हमारा फ्रंटल लोब है ये सबसे बड़ा लोब होता है, ये माथा से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है बस, और वो पीछे यहाँ तक जाता है, ठीक है। मेडिकल टर्म में 4 ही लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। जो डॉक्टर MBBS लोग यूज करते हैं वो 4 ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी और साइकेट्री के अंदर 5 लोग यूज होते हैं। साइकोलॉजी एंड साइकेट्री के अंदर 5 लोब्स यूज होते हैं। क्यों? लेट्स से एन एग्जांपल कि मुझे और पल्लवी को पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। रीजन सेम है दोनों का कि गैस बन गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अब हम दोनों एक डॉक्टर पे जाते हैं, सेम डॉक्टर पे, सेम टाइम पे, तो डॉक्टर क्या हम दोनों को मेडिसिन सेम देगा? सेम देगा? यस, एग्जैक्टली सेम देगा। मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ये होगा, इनसे और मुझसे पूछ लेगा आपको एलर्जी तो नहीं है इस मेडिसिन से, अगर नहीं है तो सेम ही देगा,
एज के हिसाब से mg भी सेम देगा। छोटे बच्चे का mg कम होगा, बड़े का ज्यादा होगा, सॉल्ट वही होगा, गॉट इट, सेम देगा। लेकिन अब इसका वाइस वर्सा लेते हैं कि मुझे और सर को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, लेट इट कुड बी एनी टेंशन इन आवर माइंड, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हम दोनों को और उसकी वजह से टेंशन बन गया हमारा, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है। अब हम दोनों सेम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पे जाते हैं। अब हमारी एज भी सेम है मान लीजिए, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हमें रेमेडीज देगा वो दोनों को डिफरेंस देगा सेम प्रॉब्लम होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनालिटी एंड बिहेवियर अलग है, मेरा पर्सनालिटी एंड बिहेवियर अलग है। एमबीबीएस डॉक्टर कभी भी पर्सनालिटी एंड बिहेवियर देख के आपको मेडिसिन नहीं देता। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आपकी पर्सनालिटी एंड बिहेवियर और साथ में आपका एनवायरनमेंट वो देख के आपको रेमेडीज देता है। और प्री फ्रंटल लोब जो है वो पर्सनालिटी एंड बिहेवियर को डिफाइन करता है, जो कि डॉक्टर लोग, एमबीबीएस डॉक्टर लोग नहीं यूज करते। करेक्ट? दिस इज द मेन लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड दिस। इसलिए साइकोलॉजी के अंदर प्री फ्रंटल लोब भी यूज किया जाता है। आपको समझ आ रहा है? हाँ। नहीं आए तो पूछ लेना है, ठीक है सर? इसलिए प्री फ्रंटल, ये हमें क्लाइंट को नहीं बताना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। कोई हाँ, कोई डॉक्टर टकर जाए तो अलग बात है, उनको बता सकते उसको हैं। मालूम ही नहीं, हाँ? उसको मालूम ही नहीं है। उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है बट एग्जैक्टली नहीं वो यूज करते हैं। हाँ, तो उनको पता ही नहीं होता। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है वो, फ्रंटल लोब ही मानते हैं इसको पूरा, क्योंकि वो लॉजिक पे चलते हैं। बस साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो विदाउट लॉजिक है। लेफ्ट पे सेम और राइट पे दोनों बिल्कुल different? बिल्कुल सेम, दोनों रहेगा बिल्कुल सेम है। Same? लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब, राइट प्रीफ्रंटल लोब, लेफ्ट फ्रंटल लोब, राइट प्रीफ्रंटल लोब, लेफ्ट पैराइटल लोब, राइट पैराइटल लोब, लेफ्ट ऑक्सीपिटल, राइट, और ये टेम्पोरल लोब। लेफ्ट राइट दोनों सेम नाम है एक्चुअली चार, उसको चूंकि लेफ्ट और राइट है इसलिए हम उसको लेफ्ट और राइट बोलते हैं। है तो लेफ्ट राइट, लेकिन ये फ्रंटल लोब को दो कैटेगरी में डिफाइन करा था, प्रीफ्रंटल एंड फ्रंटल लोब। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि सेम लेफ्ट में भी ऐसे पोर्शन और राइट सेम पोर्शन। सेम पोर्शन वही तो कह रहा हूँ, आप इसको कोई भी कंसीडर कर लो, एक तरफ से लिया हुआ है, आप इसको लेफ्ट कंसीडर कर लो या राइट, सेम मिरर इमेज लेफ्ट ही होगा, क्योंकि फ्रंट उधर है इसलिए वो लेफ्ट ही कह रहे नहीं, हैं। अगर आप पीछे से देख रहे हो तो लेफ्ट होगा, अगर सामने से देख रहे हो तो राइट होगा। इमेजिन करो, कोई भी कर समझ लीजिए आप इसको, सेम ही है बिल्कुल, राइट एक तरफ का ही, सामने से नहीं तो राइट होगा। ठीक है, राइट। अब 1 2 3 4 5 सबका अपना फंक्शन है। किसी का लॉजिक लगाना, किसी का बॉडी मूवमेंट करना, किसी का टेस्ट में है, किसी का लैंग्वेज है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, राइट? सबका अपना फंक्शन है, ठीक है। यहां तक पूरी दुनिया में आप, मैं, हम लोग, बच्चे हमारे सब सेम है। भगवान ने ये सबको सेम दिया, सबको। ये सभी के अंदर है लोग, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सर के अंदर, पल्लवी के अंदर, सबके अंदर है, ठीक है। जो इस धरती पे, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अफ्रीका में, कोई अफगानिस्तान में, ISIS वालों को भी यही दिया, ठीक है ना। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, ये लूप्स की जो फंक्शनिंग है, उसका जो ट्यूनिंग है सबका डिफरेंट है, जो भगवान ने करके दिया, सबका डिफरेंट है। जैसे इनका लॉजिक बहुत तेज है, मेरा नहीं है, राइट? मेरा बॉडी मूवमेंट बहुत तेज है, मैं देखता मोटा हूँ, भागता बहुत तेज हूँ, क्योंकि बचपन से ही बॉडी मूवमेंट तेज है, ठीक है। आज भी मौका मिलता है तो बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग, मौका नहीं छोड़ता, राइट? किसी का लैंग्वेज बहुत तेज है, किसी का कुछ बहुत तेज है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, ठीक है। कोई माइल्ड पर्सनालिटी है, कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, गुस्से में रहता है हर समय, कोई कैसा है, कोई कैसा है। डिफरेंट डिफरेंट लोब्स, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया का, ठीक है ना। अब जब सब लोग डिफरेंट है तो माय क्वेश्चन इज दैट कि हर बच्चे को एक ही तरह से मैं क्यों तोलते हैं? हर बच्चे को वही मैथ, साइंस, SST, ज्योग्राफी, ये वो अटरम शटरम क्यों पढ़ना है जब सबका डिफरेंट है? यही मेजर प्रॉब्लम। अगर बच्चों को जज करना है तो उनके हिसाब से जज करो। सिर्फ एक ही जगह पे जज करना, दैट मींस सारे बच्चे उसमें पास नहीं कर सकते। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। और यही पेरेंट्स को समझना है, यही टीचर्स को समझना है।
टीचर ना समझे लेकिन पेरेंट जरूर समझे, क्योंकि टीचर उसके माँ बाप नहीं, बट पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पेरेंट समझ गया अपने बच्चे को तो सबसे पहले तो वो उससे वो काम कराएगा जिस चीज के लिए वो बना है बच्चा। सेकेंड थिंग, सबसे मेन बात, पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशनशिप जो है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, आप खुद सोचो कि आपका पेरेंट आपके साथ इन्वॉल्व होकर आपका वो काम करवा रहा है जिसके लिए आप बने हो या जिसमें आपको मजा आता है, राइट? तो क्या आप उनकी बात नहीं मानोगे हमेशा? वही चीज अगर हम बच्चों के साथ करेंगे, क्या वो हमारी बात नहीं मानेंगे? ठीक है। और सबसे थर्ड मेन बात, जो पैसा हम उसके ऊपर लगा रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। आलतू फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम कि ये भी कर ले वो भी कर ले। जैसे बच्चों का समर कैंप होता है ना छुट्टियों में, तो कई पेरेंट्स होते हैं इस साल म्यूजिक कर लो, अगले साल डांसिंग कर लो, थर्ड ईयर ये कर लो, कैलीग्राफी कर लो, ऐसा ये वैसा। आज तक मैंने अपनी बेटे को समर कैंप में नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा, कि मुझे पता है उसका जो पैशन है वो घर पे ही कर लेती है या अपने साथ में ही कर लेती है, उसको समर कैंप में जाने की जरूरत ही नहीं, राइट? उससे रिलेटेड अगर कोई समर कैंप होगा उसमें जरूर भेजूंगा, उस फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड में वो जा सकती है, उस फील्ड से रिलेटेड। अभी उसकी एज नहीं है, अब मेरे को 2-3 साल और वेट करना पड़ेगा। Got the point? So this is our brain. This is our brain. Now साइकोलॉजिकल टर्म में इन लोब्स को कहा जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। क्या कहा जाता है? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है। ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये लिखी थी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने 1983 में। डॉक्टर हावर्ड गार्डनर 1983 में। ये है डॉक्टर हावर्ड गार्डनर। कौन है ये? ये बेसिकली यूएस में एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके की पर्सन है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है ये, पीएचडी इन साइकोलॉजी इन्होंने करी हुई है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी जिंदा है। 2012 में इंडिया में भी आए थे अपने सेमिनार्स करने, 4-5 सेमिनार यहाँ पे सेशंस लिए थे उन्होंने। और आप यूट्यूब या इवन गूगल पे सर्च करोगे तो उनके ऊपर बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको। यहाँ से जाने के बाद भी जिंदा है? यहाँ से जाने बिल्कुल ऐसा, यहाँ मरे हुए लोगों को जिंदा करने आए थे वो। ये कहते थे कि किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को सिर्फ आईक्यू के बेस पे जज ना किया जाए, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी एस्पेक्ट्स बियॉन्ड आईक्यू। आईक्यू के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप जज कर सकते हो किसी इंसान को, ठीक है ना। तब उन्होंने इनिशियली 1983 में 7 इंटेलिजेंस को प्रपोज किया कि हमारे ब्रेन के अंदर या एक इंसान के ब्रेन के अंदर 7 इंटेलिजेंस होती है अलग अलग, और उसका लेवल अलग अलग नहीं होती सर? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अच्छा, देन 1987-88 में फिर एक और इंटेलिजेंस को इन्होंने बताया कि ये इंटेलिजेंस भी होती है और उसको प्रूव किया, ठीक है। साइंस ने उस सारी इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट किया, यस होती है, विद एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने बच्चों को डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस। इंडिया में भी शुरू हो चुका है, बट अभी उसका लेवल परसेंटेज बहुत कम है। सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है? ऑब्वियसली यूएसए में ही होगा। चाइना में I got some YouTube. तो यूएसए में अगर हो रहा है तो यूएसए में क्या साइकोलॉजिकली डेथ नहीं करते बच्चे स्टडीज के लिए? करते हैं। एनवायरनमेंट का भी तो बहुत फैक्टर होता है ना सर। मेरे को स्पोर्ट्स अच्छा है लगता है, मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन वहीं पे मेरा एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया कि मैं बुली हो रहा हूँ, ठीक है। मैं माइल्ड पर्सनैलिटी हूँ, बिल्कुल सबकी बात मानता हूँ, वहाँ मेरे को मेरा कोच बुली कर रहा है, मेरे को डिप्रेशन वहाँ भी आ सकता है। बहुत फैक्टर्स होते हैं सर, वही बहुत डिस्कशन करेंगे, आपको बहुत समझ आएगा, चिंता मत करिए। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में मैं जा रहा हूँ अगले 5 साल के लिए मैं सीखने जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट मेरा साथ नहीं दे रहा, फिर क्या करूँगा? ये भी तो प्रॉब्लम है ना। चाइना में आपका वहाँ पर इस डियर के जब कई जगह पर ऑफिशियली दे आर बैंड नहीं सर, मैं आपको अरे सर मैं बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ना उसको। नहीं वही चीज एक्चुअली आपसे जानकारी लेते थे। आई थिंक दैट शुड नॉट। उन्होंने क्या बैन किया? उन्होंने फ्रॉडी लोगों को बैन किया जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बोलते हैं। चाइना में अभी भी चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, बट एक्चुअल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका चल रहा है, जो फ्रॉड्स कर रहे हैं उनका नहीं चल रहा। गॉट इट? या उसकी आवाज में बहुत ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं या सर्विसेज नहीं दे रहे हैं।
तो ये फ्रॉड और इसमें डिफरेंस कैसे पता चलता है? कल बताऊंगा सर, क्योंकि जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी आप उसको नहीं समझ पाओगे। हाँ, ये चीज को पहले तो आपको समझ नेगेटिव बात भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न करने के लायक भी तो मसाला चाहिए आपको हमको। मसाला चाहिए। अब मेरे से कोई अनजान बंदा आके पूछे यार ये DMIT तो फ्रॉड है, हाँ, मैं ये पूछता हूँ तुझे नॉलेज क्या है, एक बात बता। हाँ, ये बात सही बात पहले नॉलेज ले फिर मेरे से बात करो। राइट। अब मैं अगर किसी एक MBBS डॉक्टर से एक आर्ग्यूमेंट करूं किसी मेडिसिन के ऊपर, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं उससे क्या आर्ग्यूमेंट करूं? आपको प्रश्न करने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए ना, इसलिए मैं हर चीज को ABCD से वो करता हूँ। सीधे आप समझा रहे हैं ABC से जब बोले मैं अपने साथ जाऊंगा तो वहां तक तो आऊंगा। कल आपको